न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो टॉपिक डालो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। according to this law to every action there is an equal and every action there is an equal and opposite reaction. Suppose that we have two bodies in contact, और नहीं भी है तो भी चलेगा. Let's say this is body 1, this is body 2. So if the first body is applying, let's say it is exerting F on 2 due to 1, ये क्या है? Force on 2 body 2 due to 1, ठीक है. तो ये वाली बॉडी फर्स्ट बॉडी को भी उतने ही फोर्स से बट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी. तो दिस इज फोर्स ड्यू टू 1, सॉरी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. एंड थर्ड लॉ ये कहता है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल and opposite to the force due to 1 due to 2. Force on 1 due to 2 is equal to force on 2 due to 1. Equal and opposite. अगर ये एक्शन है तो ये क्या हो जाएगा? रिएक्शन. एक्शन होगा तो उसको रिएक्शन भी मिलेगा. ठीक है, क्लियर हुआ ये? अच्छा, तो मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा है? इक्वल है, बट दोनों का डायरेक्शन कैसा है? डायरेक्शन कैसा है? ऑपोजिट है. अब इंपॉर्टेंट खास बात, नोट पॉइंट ये लिखो कि ये जो एक्शन होगा एंड रिएक्शन ऑलवेज in pair, always in pair. Without action reaction नहीं आएगा. आ रही बात समझ में? या विदाउट रिएक्शन आप एक्शन भी नहीं कर पाओगे. अगर आपको रिएक्शन ना मिले तो क्या आप कोई एक्शन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ये स्मूथ सरफेस पर एक ब्लॉक रखा है, वुडन ब्लॉक है, बहुत ही स्मूथ सरफेस है, यहाँ फ्रिक्शन 0 है, और मैंने आपको एक हथौड़ा दे दिया और एक नेल दे दी और आपसे बोल रहा हूं कि इस नेल को इसमें ठोक के दिखाओ. क्या दिखाओ? ठोको. क्या आप ठोक लोगे? नहीं ठोक पाओगे. अनटिल अनलेस जब तक यहां पर एक बहुत ही रिजिड बॉडी ना रखी हो जिस पर ये वुडन ब्लॉक का सपोर्ट लिया जाए. तो जब हम सपोर्ट लेंगे तो होगा क्या? आप हैमर से जितना फोर्स लगाओगे, आ रही बात समझ, तो यहां से उतना ही रिएक्शन होगा, नॉर्मल फोर्स भी लगेगा. तो क्या होगा? तो आप उसको पेनिट्रेट कर पाओगे. अगर वहां पर कोई सपोर्ट नहीं होगा तो तुम मारोगे, वो वुडन ब्लॉक खिसक जाएगा. तो विदाउट रिएक्शन यू कैन नॉट अप्लाई एक्शन. एक्शन भी नहीं कर पाओगे. आ रही बात समझ में? अब आप सैंड पे चलते हो, कंक्रीट पे चलते हो, तो जब ग्राउंड से रिएक्शन मिलता तभी तो आप आगे बढ़ पा रहे हो. और अगर हमको रिएक्शन मिलना बंद हो जाए तो फिर क्या होगा? बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाओगे. और वही कारण होता है कि जब सैंड होती है, सी बीच पे जाते हो, तो सी बीच पे क्या होता है? तुम यहाँ पे इस तरीके से चलने की कोशिश करते हो, लेट्स से, है ना, तुमने चलना स्टार्ट किया, तो तुम क्या कर रहे हो? एक्शन करते हो,
तो ग्राउंड तुमको क्या देता है? रिएक्शन। कंक्रीट होता है तो ज्यादा रिएक्शन मिलता है, सैंड होती है तो वो खिसक जाती है, तो रिएक्शन उतना नहीं मिल पाता है। एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू वॉक एज फास्ट एज वी वॉक ऑन द कंक्रीट फ्लोर। आ रही बात समझ में? तो ये दोनों हमेशा किस में आएंगे? दे ऑलवेज एक्ट इन पेयर। दूसरी खास बात, एक्शन एंड रिएक्शन, राइट डाउन, एक्शन एंड रिएक्शन both act on different bodies, डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट होते हैं। ध्यान सुनो, अगर 2 पर एक्शन किया गया है तो रिएक्शन किस पर हो रहा है? बॉडी 1। कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि सर ये और ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं, तो इनका नेट फोर्स क्या हो जाएगा? बोलो, नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। सर तो जीरो फोर्स लग रहा है, तो बॉडी मूव क्यों कर रही है? अगर नेट फोर्स जीरो है तो या तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन एज पर द न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो यहां पर नेट फोर्स बोलोगे कि जीरो हो जाएगा, लेकिन ये नेट फोर्स, इस बात का ध्यान रखना, ये फोर्स दोनों अलग अलग बॉडी पर लग रहे हैं, एक ही बॉडी पर नहीं। आ रही बात समझ में? कि ये दोनों कैंसल आउट कर देंगे। कैंसल आउट नहीं कर सकते, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन ये एक दूसरे को कैंसल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये दोनों अलग अलग बॉडी पर लग रहे हैं। ये फर्स्ट सेकंड बॉडी पर लग रहा है, ये फर्स्ट बॉडी पर लग रहा है, तो अलग अलग बॉडी पर लग रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना। बोलो, समझ में आ गई बात? ये चलो, सो फोर्सेस, दीज एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। दूसरी बात है कि दोनों दे एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, हेलो ऑनलाइन वाले लोग, समझ में आ रहा है? आ जाओ, तीसरा नोट पॉइंट, इसका तीसरा नोट पॉइंट लिखो। तीसरा, फोर्सेस, द फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसल ईच अदर, कैन नॉट कैंसल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसल नहीं कर सकते। नंबर 4, नो एक्शन कैन occur, no action can occur in the absence of reaction, in the absence of reaction. Without reaction you cannot take action. चलो, समझ में आ गया ये? अब इसके कुछ एग्जांपल देख लो, कैसे एक्शन और रिएक्शन हो रहा है। ध्यान से देखना, एक टेबल है, इस टेबल पर बुक रखी हुई है, ठीक है? तो बुक का वेट जो है वो नीचे लग रहा है, लेकिन एक तो ये एक्शन हो गया, लेकिन इसको एक टेबल भी इस पर एक फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है वो वेट के बराबर होगा, या फिर कह सकते हैं mg इज इक्वल टू n। बोलो, वेट क्या होता है? mg। तो जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, जो फोर्स लगा रही है टेबल बुक पर, वो कितना होगा? m टाइम्स g। क्लियर हुआ ये? तो वेट ऑफ द बुक इज इन द ऑन द टेबल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो टेबल भी बुक पर एक ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, और उसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना वेट के बराबर होगा, अदरवाइज बुक ऊपर नीचे जा रही होती। फिर तो इक्वल एंड ऑपोजिट। अब ध्यान से देखो, तो पहला एग्जांपल हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ, कहां पे एप्लीकेबल है? एक तो ये हो गया नंबर 1, दैट इज नंबर 1 a book kept on the table। हम करीब, अच्छा, while walking
वाइल वॉकिंग, जब तुम चलते हो, तो जब तुम चलते हो तो हम क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं एक एक्शन, किस पर, ग्राउंड पर। तो ग्राउंड हमको क्या देता है, एक क्या देता है, ये अगर एक्शन हो गया तो ये हो जाएगा इसका रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन फोर्स मिला उसके दो कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे, दो। मान लो इस थीटा एंगल पे आपने अप्लाई किया है तो इस रिएक्शन के दो फोर्स होंगे। तो ये मान लो F हो गया, F रिएक्शन मिला है, तो ये हो जाएगा F cos थीटा, ये हो जाएगा F sin थीटा। तो F sin थीटा क्या करेगा, आपका जो वेट है mg उसको बैलेंस करने में करता है। आ रही बात समझ में? तो आप का बैलेंस बनाने में जो कंपोनेंट लग रहा है वो कौन सा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये दिस इज F परपेंडिकुलर। और इस वाले की वजह से, इस कंपोनेंट की वजह से आप क्या करवा रहे हो, फॉरवर्ड वॉक कर पा रहे हो। तो जब हम ऐसे ऐसे चलते हैं तो हम अप्लाई कर रहे हैं ग्राउंड पर फोर्स, एक्शन। तो ग्राउंड हमको एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या दे रहा होगा, रिएक्शन। और उस रिएक्शन फोर्स का दो कंपोनेंट होते हैं, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल कंपोनेंट। बोलो। और जो पैरेलल कंपोनेंट होता है वो कौन सा हो गया, F cos थीटा। और यही F cos थीटा आपको फॉरवर्ड वॉक में हेल्प कर रहा है, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो आपके बैलेंस बनाने में हेल्प कर रहा है। क्लियर हो गई बात ये? नेक्स्ट, तीसरा एग्जांपल, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन slippery ग्राउंड और सैंड पे चलना या स्लिपरी ग्राउंड पे चलना मुश्किल होता है। क्यों चलना मुश्किल है, क्यों चलना डिफिकल्ट है, क्योंकि जब ग्राउंड, अगर ये ग्राउंड पे सैंड है, ऐसे सैंड है, तो जब तुम एक्शन करोगे सैंड अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगी, हट जाएगी, खिसक जाएगी। तो क्या होगा, आपको नॉर्मल कम मिल पाएगा, क्योंकि आप एक्शन भी तो कम कर पा रहे हो। एक्शन कम होगा तो रिएक्शन भी कम मिलेगा, और जब रिएक्शन कम मिलेगा तो आपको फॉरवर्ड के लिए जो कंपोनेंट मिलना चाहिए था आगे बढ़ने के लिए वो कम मिलेगा। आ रही बात समझ में? दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द सैंड, और वी कैन से स्लिपरी। स्लिपरी में क्या होगा, वो स्लिप करेगा ना। अगर सोपी है, टाइल्स के ऊपर सोपी सोल्यूशन डाल दिया तो फिर क्या होगा, आप एक्शन करोगे तो क्या होगा, फिसल जाएगा पैर। बोलो, एक्शन नहीं कर पाओगे। तो इफ देयर इज नो एक्शन, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन मींस तुम धड़ाम से गिर गए, अगर बैलेंस भी नहीं बन पाया तो। क्लियर हुआ ये? अच्छा, फोर्थ, ये कौन सा था, थर्ड था ना। नंबर फोर्थ देखो, इट इज डिफिकल्ट it is difficult to drive a nail into a wooden block without supporting it, अगर आप सपोर्ट नहीं ले रहे हो तो आप एक वुडन ब्लॉक में नेल को ड्राइव नहीं कर सकते, नेल को पेनिट्रेट नहीं कर पाओगे। इसका कारण क्या है, क्योंकि एक्शन नहीं हो रहा है। जब तक रिएक्शन नहीं आएगा तब तक आप एक्शन कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज दोनों एग्जिस्ट करते हैं पेयर में। आ रही बात समझ में? फिफ्थ, जब इंसान तैरता है तो क्या कर रहा है, अपने हाथों से वाटर पर एक्शन पीछे की तरफ कर रहा है ना, ऐसे। तो वाटर उसको क्या करेगा,
रिएक्शन देगा, है ना, एक रिएक्शन फोर्स आएगा जिससे कि आदमी जो भी स्विम कर रहा है, मैन स्विमिंग इन द पूल, तो उस पर एक फॉरवर्ड फोर्स लग रहा होगा। तो ये जो आगे की तरफ मिल रहा है फॉरवर्ड फोर्स रिएक्शन है, हाथों से किया जा रहा है एक्शन। आ रही बात समझ में? तो यहां पर भी इन स्विमिंग तो हम पीछे की तरफ वाटर को, जो पीछे की तरफ वाटर इज पुश्ड बैकवर्ड, तो ये क्या हो गया एक्शन। देन वाटर पुशेस मैन किधर की तरफ, फॉरवर्ड, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, रिएक्शन। आ रही बात समझ? एक बलून है, इस बलून को अगर आपने हवा भर के छोड़ा तो इससे निकलने वाली जो एयर होगी वो एक्शन है, तो ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये क्या है, रिएक्शन। ठीक है। रॉकेट प्रपल्शन में बोलो, इफ देयर इज अ रॉकेट, लेट्स से ये कोई रॉकेट है, इससे नीचे की तरफ एग्जॉस्ट निकल रहा होता है, वो क्या होगा, एक्शन। तो ये ऊपर बढ़ रहा है, ये क्या है, रिएक्शन है। आ रही बस में, क्लियर हुआ ये? हाँ, अच्छा। सिक्स्थ एक और देखो, रोटेटरी स्प्रिंकलर, लॉन स्प्रिंकलर। तुमने देखा होगा आपके स्कूल के आसपास जो गार्डन वगैरह है उसमें एक लॉन स्प्रिंकलर लगा होता है, तो एक पाइप होता है उसमें से पानी निकलता है, लेकिन वो पानी कैसा होता है, टेंजेंशियली ऐसे निकलेगा। देखो ध्यान से, एक लॉन स्प्रिंकलर ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे ऐसा रहेगा और ऐसे पाइप लगे रहेंगे, इन पाइप में ऐसे छेद रहेगा, ऐसे ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ। तो पानी ऐसे फेंकेगा तो ये रोटेट करता है, क्या करता है, अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा इधर पे, तो ये इधर फेंकेगा तो ये इधर चला जाएगा। बोलो, तो ये हो गया एक्शन, इसको एक इधर की तरफ क्या मिलेगा, रिएक्शन, और फिर वो पूरा स्प्रिंकलर ऐसे रोटेट करता रहता है। हरी बात समझ में? रोटेट करता है तो क्या होगा कि जो जहाँ कहीं भी उतना पूरा रेडियस में हर जगह यूनिफॉर्मली क्या करेगा, पानी को छिड़क देगा। आ गई बात समझ में? बोलो। हाँ जी बताओ, डाउट है पूछो पूछो। वैष्णवी बोलो, क्या डाउट है? अब हम लोग पढ़ेंगे रॉकेट प्रपल्शन। बोलो। पढ़ाई का सवाल पूछो, पढ़ाई का। अच्छा, ये लिख लिया आपने? अब नेक्स्ट टॉपिक डालो, न्यूटन थर्ड लॉ हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक डालो, राइट डाउन, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स एंड फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको इन शॉर्ट हम लोग FBD भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? FBD। कि किसी बॉडी का FBD बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ।
ठीक है, देखो जी, तो कॉमन फोर्सेस जो है मैकेनिक्स में वो कौन कौन से हैं? नंबर वन, सबसे पहले तो लिखो वेट। एक तो बॉडी का वेट दिखेगा, वेट होगा, फिर टेंशन, ठीक है, फिर नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, और फोर्थ वन हम देखेंगे स्प्रिंग फोर्स। अगर कोई स्प्रिंग जुड़ा हुआ है इस बॉडी से या फिर उसमें कोई रफ सरफेस में रखा हुआ है तो फ्रिक्शन फोर्स। सो दीज आर सम कॉमन फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अब देखो वेट क्या होता है। वेट एक फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से लग रहा है। सपोज करो कोई बॉडी ऐसे रखी हुई है, ग्राउंड पे रखी हुई है, तो इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg, मास टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वेट। आगे बात समझ, क्लियर हुआ? दूसरा दूसरा क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। ये देखो वेट हो गया, नॉर्मल रिएक्शन। अब ये ग्राउंड जो है इसको एक ऊपर की डायरेक्शन में क्या दे रहा होगा? एक रिएक्शन फोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है ये बात? सपोज दैट कि एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को दूसरा ब्लॉक जुड़ा हुआ है, एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। किस स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है? एक रस्सी से। और ये रस्सी हम मान लेते हैं कि कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं, मासलेस है एंड इनएक्सटेंसिबल है, खिंचती नहीं। तो अगर इसको आप खींच रहे हो लेट से F फोर्स से, तो इस पर एक टेंशन होगा, तनाव जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तनाव। तो ये टेंशन फोर्स भी हमारा किसी बॉडी पर लग सकता है। तो मैकेनिक्स जब आप पढ़ रहे हो तो अभी से टेंशन भी आएगा, इधर जितना टेंशन होगा इधर भी इतना ही टेंशन होगा। ठीक है, इस बॉडी का अगर देखा जाए, नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, और इस पर एक ये टेंशन भी होगा, टेंशन फोर्स विच इज पुलिंग इट बैकवर्ड बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉक। आगे बात समझे? तो ऐसे ही इस वाली बॉडी का भी क्या होगा? अगर मास m इंटू जी, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, अगर मास m है इसका भी मास m है, बोलो, और इस पर एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा t। सो देयर आर सेवरल फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। और वो कौन कौन से फोर्स हो सकते हैं? वेट हो सकता है, टेंशन हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स होता है, और फ्रिक्शन भी हो सकता है। अगर ये बॉडी इधर जा रही है और ये सरफेस रफ है तो इस पर एक पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स भी होगा, बोलो। तो इस पूरी बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस के डायग्राम को अगर तुम बनाओगे, उसी को क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। तुम किसी एक बॉडी को उठाओ और उस पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी का रिप्रेजेंटेशन करो, वही क्या बन जाएगा? इस बॉडी का FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर हुआ ये? चलो फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो, सपोज दैट एक ये ब्लॉक है m मास का, और ये क्या है? स्मॉल m मास का एक ब्लॉक है, ठीक है। इस पर इधर से ऐसे फोर्स लग रहा है F, ठीक है, क्लियर है? तो तुमसे बोला जाए कि इस बॉडी पर, इस बॉडी के FBD बनाओ, बड़ी वाला जो ब्लॉक है उसका FBD बनाओ, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ all the forces acting on a body. So diagram showing all the external forces acting on the body is called the free body diagram. ये मास m, इस पर लगने वाला फोर्स F, ठीक है। अच्छा, तो इसका एक वेट होगा, वेट की वजह से इधर नॉर्मल रिएक्शन होगी, बोलो, और ये दोनों कांटेक्ट में है, बोलो, दोनों कांटेक्ट में है, तो इन दोनों की वजह से भी, इन दोनों के कांटेक्ट में, तो एक इधर से भी क्या बनेगा? F1 फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। ये दोनों कांटेक्ट में है ना, तो जितना फोर्स ये इधर पे लगाएगा, ये भी तो इस पे इधर लगाएगा फोर्स, तो एक फोर्स
इस डायरेक्शन में लगेगा। बोलो समझ में आ गया? तो ये बन गया हमारा FBD फॉर दिस। अब अच्छा, इसको फर्स्ट बॉडी थी तो हमने N1 दिया, इसका अगर FBD बनाया जाए तो नीचे की तरफ वेट विच इज इक्वल टू M इंटू जी, इसका वेट कितना होगा? कैपिटल M इंटू जी। इधर एक F1 फोर्स लगेगा, जितना ये इसको इधर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ये भी इसको उतना ही देगा। ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? N2 नॉर्मल रिएक्शन, जो कि ग्राउंड दे रहा होगा इस बॉडी। तो सेकेंड बॉडी का ये FBD हो गया, फर्स्ट बॉडी का ये FBD हो गया। फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। चलो अब एक हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम रखते हैं। क्या है? हॉट का प्रॉब्लम। राइट डाउन। हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। तो ब्लर है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो सब कुछ सही है। मुझे तो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। चलो, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। एक कार्ट है, उसको हॉर्स खींच रहा है। सपोज दैट ये कोई बग्गी है, घोड़ा, गाड़ी, इसको एक हॉर्स खींच रहा है। सपोज करो यहाँ पे कोई हॉर्स है, वो खींच रहा है इसको। तो हॉर्स F फोर्स लगाएगा ग्राउंड पर, बोलो, ठीक है? तो हॉर्स पर इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा? रिएक्शन फोर्स। आ रही बात समझ में? और हॉर्स का वेट नीचे की तरफ W, बोलो। तो हॉर्स को एक वर्टिकल डायरेक्शन में, अच्छा, इस रिएक्शन के दो फोर्स होंगे, एक वर्टिकल वाला और एक हॉरिजॉन्टल वाला। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स मिलेगा और एक वर्टिकल रिएक्शन। तो ये वर्टिकल वाला जो होगा वो किसको बैलेंस करेगा? वेट ऑफ द हॉर्स। तो मान लो कि ये कोई हॉर्स है और ठीक है, तो इसका वेट इधर लगेगा। हॉर्स ने इस तरीके से खुर से अपने फोर्स इधर लगाया तो इसको रिएक्शन मिलेगा, और इस डायरेक्शन में वर्टिकल फोर्स होगा। ये वर्टिकल फोर्स आगे जो ये रस्सी लगी हुई है, बोलो, उस रस्सी में ऐसे तनाव होगा, बोलो। तो टी फोर्स तनाव जो होगा, इस ये हॉरिजॉन्टल फोर्स इसके बैलेंस करेगा, लेकिन ये फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टेंशन, क्योंकि तभी घोड़ा आगे इसको एक्सेलरेट कर पाएगा। बोलो, आ रही बात समझ में? आया ना? तो हॉरिजॉन्टल फोर्स माइनस दिस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो घोड़े के लिए H माइनस टी इज इक्वल टू M इंटू ए। बोलो, ये लिख पाओगे? आ रही बात समझ में? हॉरिजॉन्टल फोर्स T इज द टेंशन फोर्स, उसको पीछे खींच रहा होगा, बग्गी तो है ना उसके लगी हुई है, उसको खींच रहा है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स उसको ज़्यादा लगाना पड़ेगा और टेंशन उसको सब्ट्रैक्ट करेगा माइंड फोर्स को। तो हमारा हॉर्स आगे बढ़ रहा है, और तो फोर्स ये फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स माइनस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू M इंटू ए। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, लेट से M इज द मास ऑफ दिस हॉर्स, बग्गी का मास है लेट से कैपिटल M, ठीक है। तो बग्गी पर क्या क्या लगेगा? एक तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसका FBD देखो, और एक क्या लगेगा? वेट mg, और इसका एक नॉर्मल। तो हम कह सकते हैं कि जो टेंशन फोर्स होगा वो ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स होगा। बोलो, टेंशन फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो इसको खींच पाएगा। और जब खींचेगा तो हम कह सकते हैं T माइनस एफ इज इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स ए। बोलो बोलो, क्या हो जाएगा? T माइनस एफ इज इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स ए।
दिस इज द फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स। नेट पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा, T माइनस एफ, और यहां पर कितना होगा बोलो, H माइनस टी, नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द, और दोनों का एक्सेलरेशन से ही मान के चलते हैं। तो अब यहां से T की वैल्यू उठाओ या कहीं से भी उठाओ, एक वैल्यू रख दो यहाँ पे आके, तो यहां से उठाते हैं H इज इक्वल H माइनस एम ए इज इक्वल टू कैपिटल T। इस T की वैल्यू को उठाया मैंने यहाँ रखा, H माइनस एम ए माइनस एफ इज इक्वल टू एम टाइम्स स्मॉल, ये दोनों इधर लेके जाओ तो H माइनस एफ इज इक्वल टू एम टाइम्स ए प्लस एम टाइम्स ए कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा बोलो। तो हॉर्स का एक्सेलरेशन अगर तुमसे पूछा जाए तो कैसे निकलेगा, H माइनस एफ डिवाइड बाई एम प्लस एम। हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है, खींच रहा है, कितने से खींच रहा है, माइनस फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। तो एक बात याद रखना, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। आ रही बात समझ में, क्लियर हुआ, ये निकाल पाओगे, हाँ चलो। चलो एक और कॉन्सेप्ट, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम समझ में आ गई, एक्सेलरेशन निकालना तो कैसे निकालोगे, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। अब एक देखो, एक नोट है, हमने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, सेकंड लॉ पढ़ लिया, थर्ड लॉ भी पढ़ लिया, तो एक नोट लिखो, दैट सेकंड लॉ इज द रियल लॉ, सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। क्यों बताओ, सेकेंड लॉ से हमने देखा था क्या था, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, बोलो, और हम अगर इसको लिख देते हैं एम बी डी बी बाई डी टी, लेट से M इज कांस्टेंट, तो अगर M कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं M डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू F, F इज इक्वल टू M टाइम्स A। यही तो था सेकेंड लॉ का न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल फॉर्म। अब ध्यान से सुनना, ये सेकेंड लॉ है, अगर मैंने एक्सेलरेशन जीरो ले लिया, देखो सुनो, अगर F एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स ही तो था, एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू डी पी बाई डी टी, तो अगर F एक्सटर्नल जीरो हो गया, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, एज पर द फर्स्ट लॉ सेज कि अगर नेट फोर्स एक्सटर्नल क्या है, जीरो है, तो हम कहेंगे कि एम ए इज इक्वल टू जीरो, या कहेंगे कि ए इज इक्वल टू जीरो। तो ए इज इक्वल टू जीरो की मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है, या तो बॉडी कैसा है, रेस्ट पे है, अगर u जीरो है बोलो तो v भी जीरो रहेगा। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये भी है कि एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है v माइनस यू अपॉन टी, और अगर ये जीरो हो गया तो v माइनस यू अपॉन टी, तो इट इम्प्लाइज दैट v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो, मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम सेम है। तो ये तो हमारा फर्स्ट लॉ कहता है। तो सेकंड लॉ से ही फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन किया जा सकता है कि if net external force acting on the body is zero means acceleration is zero. Acceleration is zero means either the body is at rest or body at uniform motion in a straight line, and this explains the second, this is the explanation of first law from the second law. अब यहीं से आ जाइए, सेकेंड लॉ से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे थर्ड लॉ को। ध्यान से देखो, सपोज दैट टू बॉडीज आर देयर, एक बॉडी बी है, एक बॉडी ए है, तो बॉडी बी पर फोर्स लगा F ड्यू टू बी ऑन बी ड्यू टू ए, तो ए वाली पर फोर्स लगेगा कितना
फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो बताओ एफ बी ए कैसे लिखा जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बोलो हाँ या ना। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कैसे लिखा जाएगा? डेल्टा ए, डेल्टा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर द बॉडी ए। ए बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखा जाएगा अगर हम बॉडी ए पर फोर्स लगा रहे हैं, अगर बॉडी बी पर फोर्स लग रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज देखेंगे। दोनों को ऐड करो तो एफ ए बी प्लस एफ बी ए क्या होगा? डी बाई डी टी ऑफ, बोलो सॉरी इसको डेल्टा ना लिख के स्मॉल डी लिखना, ठीक है ना, डी बाई डी टी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी पी ए ओवर डी टी प्लस डी पी बी ओवर डी टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम ऑफ ए मोमेंटम ऑफ बी, बोलो। तो इफ f external force is 0, बोलो f external is 0, तो हमें पता है कि टोटल मोमेंटम डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू 0, तो मतलब मोमेंटम कैसा हो जाएगा? बोलो कांस्टेंट। कैसा हो जाएगा? मोमेंटम कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। तो टोटल मोमेंटम अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो ये टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। बोलो मोमेंटम अगर दो बॉडी टकरा रही हैं, मोमेंटम कैसा रहेगा उनका? इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम रहेगा, मतलब टोटल मोमेंटम ऑफ द बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा? कांस्टेंट या सेम। तो अगर इसका डेरिवेटिव करोगे क्या मिलेगा? 0। क्या मिलेगा? 0। इट इंप्लाइज कि एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू 0। हम कह सकते हैं कि एफ ए बी इज जस्ट नेगेटिव ऑफ, ये क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ। तो सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ। इसी से दोनों लॉ एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। आ रही बात समझ में? अच्छा अब देखो, लिखो टॉपिक है अपरेंट वेट ऑफ मैन इन द एलिवेटर और लिफ्ट। एलिवेटर और लिफ्ट में आदमी का जो वेट होगा वो कम ज्यादा हो सकता है। कैसे? देखो 3 सिचुएशन है। लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है, ठीक है, या फिर लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 है। लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 है। लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है। क्या कर रही है? एक्सेलरेट, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, और इधर एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। तो अभी ध्यान से सुनना, तुम अगर यहां पे खड़े हो तो तुम्हारा एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। क्या होगी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी पॉइंट पर आपका इधर एक फोर्स लगेगा, कौन सा? mg फोर्स, वेट, ठीक है। और उसके बराबर तो वेट इधर लग रहा होगा, तो रिएक्शन ऊपर लग रही होगी, बोलो। तो ध्यान से देखो कि अब आप, और जा किधर रही है लिफ्ट? ऊपर जा रही है। तुम कह सकते हैं कि R माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए। देखो रिएक्शन फोर्स
रिएक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए वेट से, तभी तो ऊपर जा रहा है। तो क्या होगा, R माइनस एम जी इज इक्वल टू एम टाइम्स ए। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम टाइम्स ए, या एम कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, G प्लस ए। तो रिएक्शन अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है अपसाइड, सॉरी अपवर्ड, अगर अपवर्ड एक्सेलरेशन है तो रिएक्शन फोर्स, नॉर्मली हम खड़े होते हैं तो हमारा जो रिएक्शन फोर्स होता है वो mg के बराबर होता है। ये कब होगा, जब लिफ्ट चल नहीं रही, रुकी हुई। लेकिन अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो रिएक्शन फोर्स ज्यादा हो जाता है, और कितना हो जाएगा, m टाइम्स g प्लस ए। इज द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। आई बात समझ में? तो तुम अगर यहां पर वेइंग मशीन रखोगे तो आपका पहले वेट कुछ अगर मान लो 50 केजी या 54 केजी है, मान लो 50 केजी, तो जब आप ऊपर एक्सेलरेट करेगी तो नीडल और बढ़ जाएगी। आ रही बात समझ में? नीडल 54 दिखा सकती है, 53 दिखा सकती है। आ रही बात समझ में? डिपेंडिंग ऑन कि वो कितने से एक्सेलरेशन कर रही है, तो रिएक्शन फोर्स बढ़ जाता है। अगर आप ऊपर की तरफ लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही हो उसमें हो तो आप पर रिएक्शन कितना लग रहा होगा, m टाइम्स g प्लस ए। ये बात समझ में आ गई? नॉर्मल सिचुएशन है कि अगर कोई भी चीज नहीं है ना, एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब लिफ्ट में बस खड़े हो तो r इज इक्वल टू mg दिखेगा। लेकिन अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो m टाइम्स g, तो रिएक्शन कितना लग रहा है, तो आपका वेट दिखेगा इतना। और यही है हमारा अपरेंट वेट। क्या है, अपरेंट वेट। आई बात समझ में? अब जब लिफ्ट नीचे जाती है, किधर जा रही है, नीचे, तो अब क्या होगा, तुम खड़े हो तो तुम्हारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी में नीचे लग रहा है कौन सा फोर्स, mg। रिएक्शन फोर्स ऊपर, तो टोटल मोशन नीचे। तो हम कह सकते हैं कि mg में से r माइनस किया जाए तो ma मिलेगा। बोलो, तो r इज इक्वल टू क्या होगा, mg माइनस ma। बोलो, तो ये हो जाएगा mg माइनस a। इस बार जो रिएक्शन मिलेगी आपको वो mg से कम हो रही है, देखो mg माइनस a। अब ये होगा आपका अपरेंट वेट। ये बात समझ में आ रही है? अब अपरेंट वेट कितना हो जाएगा, r, जो वेट कैसे मिलता है, वेट हम जब वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तो जितना हमारे वेट में नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल पुल है उतना ही वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ना, रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स ही तो है। अब रिएक्शन फोर्स जब नीचे जाएगी, ये डाउनवर्ड मोशन होगा, तो जब डाउनवर्ड मोशन होगा, डाउनवर्ड मोशन में रिएक्शन कम मिल पा रही होगी, वेइंग मशीन पर रिएक्शन कम मिलेगी। क्यों कम मिल रही है, g माइनस इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना हो गया, इसको बोलते हैं इफेक्टिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एक्सेलरेशन। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन आपका कम हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से आपको वेट कम नजर आएगा। पहले अगर मान लो कि पहले 50 न्यूटन था रिएक्शन, बाद में क्या हो जाएगा 50 से कम होगा, तो आपको लगा कि वेट लॉस हो गया। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर एक्सेलरेशन कैसा है, जीरो, मतलब यूनिफॉर्मली ऊपर जा रही है और यूनिफॉर्मली नीचे जा रही है लिफ्ट। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो, चाहे ऊपर जाए और चाहे नीचे जाए, एक्सेलरेशन कैसा है, जीरो। तो फिर क्या होगा, नीचे की तरफ वेट mg, ऊपर की तरफ r। तो अब क्या करेंगे थर्ड केस में, तो फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस में क्या करेंगे, देखो थर्ड केस में क्या करेंगे कि r माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, क्योंकि m टाइम्स एक्सेलरेशन, राइट, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, जीरो। तो हमारा जो रिएक्शन फोर्स होगा वो कितना आ जाएगा, mg। तो या तो लिफ्ट रुकी हुई हो या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही हो, सॉरी यूनिफॉर्मली मोशन में हो, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है और कांस्टेंट स्पीड से नीचे। एक्सेलरेशन जीरो होगा तब हमको उतना ही वेट दिखेगा जितना दिखना चाहिए, जो एक्चुअल है। लेकिन एक और केस कर देते हैं कि मान लो कि लिफ्ट की रस्सी टूट गई, ये लो टूट गई। अब तुम जा रहे होगे कितने से एक्सेलरेट करेगा,
भारी हो या हल्का हो, हर ऑब्जेक्ट कितने से जाएगा, एक ही एक्सेलरेशन से जाएगा, किससे, जी से। अब जो टूटने पर अगर रस्सी टूट जाती है तो इसको बोलेंगे फ्री फॉल। क्या बोलेंगे, फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट। अगर लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है तो क्या होगा, केस नंबर 4। अगर अगर तुम्हारी लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है, थैंक यू, अगर लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है तो क्या होगा, ध्यान से देखो। अब आप इसके अंदर थे, वेट किधर था, नीचे, रिएक्शन किधर था, ऊपर। तो देखो ध्यान से, इस बार mg फोर्स, ठीक है, माइनस रिएक्शन फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक ही जगह क्या लिखोगे, जी। आ रही बात समझ में? तो mg माइनस mg इज इक्वल टू आर। रिएक्शन क्या आएगी, रिएक्शन क्या मिलेगी, जीरो। रिएक्शन जीरो का मतलब क्या है, अगर तुमने वेइंग मशीन को लिफ्ट में रखा हुआ है, वेइंग मशीन के ऊपर तुम हो और लिफ्ट की रस्सी टूट गई, लिफ्ट जा रही है नीचे जी से, तो तुम्हारा वेट क्या दिखाएगा, जीरो। क्या दिखाएगा, जीरो। आपको कैसा फील होगा, वेट लेस लेस, हमारा वेट ही नहीं। आ रही बात समझ में, चारों सिचुएशन समझ में आई। हाँ, तो अपरेंट वेट, ध्यान से सुनना, अपवर्ड एक्सेलरेशन एम जी प्लस ए, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी माइनस ए। अगर यूनिफॉर्मली जा रही है कांस्टेंट स्पीड से तो एम जी, और अगर फ्री फॉल कर रही है तो क्या होगा, चारों सिचुएशन समझ में आ गई। ऊपर जाना, नीचे जाना, कांस्टेंट स्पीड से जाना, एक्सेलरेशन जीरो है, और फ्री फॉल, ये सिचुएशन समझ में आ गई। गुड। अब द नेक्स्ट टॉपिक इज, लिखो इक्विलिब्रियम, राइट डाउन, लैमीज थ्योरम। टॉपिक डालो, लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम, और उससे पहले लिखो क्या, इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। सो व्हाट आर कंकरेंट फोर्सेस, सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए था, सर कंकरेंट फोर्सेस क्या होते हैं, वो फोर्सेस जो एक ही पॉइंट पर लग रहे हो, ठीक है, फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। इस पॉइंट पर तीन फोर्स लग रहे हैं, बोलो, F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स। ये तीनों फोर्सेस कैसे हैं, कैसे हैं, कंकरेंट फोर्सेस। बोलो, समझ में आ रहा है, गुड। So when the number of forces acting on a body at some point, at the same point, ठीक है, and the net unbalanced force is 0, और अगर F net क्या आ जाए, 0, तो फिर वो कैसे फोर्स होंगे, कंकरेंट फोर्सेस कैसे हैं, इक्विलिब्रियम पे, कैसे हैं, इक्विलिब्रियम। ये बात समझ में आ रही है? तो या अगर नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब है कि ये बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो फिर यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गई बात ये? लेट्स से दीस थ्री फोर्सेस आर कंकरेंट फोर्स एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम। कैसे हैं, इक्विलिब्रियम। तो हमारी एक लेमीज थ्योरम है, ये कहती है, ध्यान सुनना, F1 है
तो F1 के जस्ट पीछे वाला जो एंगल उसको हमने माना अल्फा। कितना माना? अल्फा। F2 है, ये लाइन ऐसे जा रही, इसके इधर वाला जो एंगल है उसको माना बीटा। और जो F3 है इसको क्या माना? गामा। क्या मान रहे हैं? गामा। ये बात समझ में आ रही है? तो लेमीज थ्योरम ये कहती है F1 अपॉन, if these three forces are concurrent and equilibrium, are in equilibrium and they are concurrent means they are acting at the same point. तो F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा विल बी इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ये है हमारी लेमीज थ्योरम। नोट कर लो। अब सर ये आया कहां से है ना? हाँ हाँ हाँ, ये सब आप देगा, अल्फा बीटा गामा देगा। ठीक है, 90 है, 37 है। एक बात याद रखना, एक ये वाला ट्राइंगल इंपॉर्टेंट वाला नोट कर लो। ये है 3, ये है 4, ये है 5। ये राइट एंगल ट्राइंगल है 90। ये लिख लो लेट से 37 डिग्री, और ये है लेट से 53 डिग्री। ठीक है, नोट करो। तो छोटी साइड है ना ये 3 सेंटीमीटर वाली, 3 यूनिट्स, उसके उसका जो एंगल होगा वो छोटा रहेगा, 37 लिखना। ये जो ट्रिपलेट होता है ना 3, 4, 5 का, इसके एंगल्स कुछ इतने इतने रहते हैं। ये 90, ये 53 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन 53 लेते हैं, इसको 37। तो अगर तुमसे पूछा जाए साइन 37, तो क्या करोगे? परपेंडिकुलर अपॉन 3/5 लिख लेना, क्योंकि इसकी वैल्यू तुम ऐसे निकालने बैठोगे तो हो गया काम। क्या लिखोगे? 3/5। अगर तुमसे बोला जाए साइन 53 भी निकालो, तो 53 निकालने के लिए क्या करोगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। अगर तुमसे बोला जाए 1053 मतलब 4/3, सारे निकाल लोगे? ये तीनों साइड पता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्राइंगल ऐसे याद रखना। कई बार ऐसा देगा कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ एंगल 37 बन रहा है, और बताओ एक ये बॉडी है, मास m है, और ये ऊपर की तरफ मान लो कुछ ऐसे ही है, ये खिसक रहा है, इसका एक्सेलरेशन निकालो, ऐसे करके प्रॉब्लम बना के देना। तो ये एंगल मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस एंगल को देख के घबराना नहीं है, बस वैल्यूज कुछ इस तरीके से निकालना। ठीक है, साइन या कॉस जो भी निकालना हो। ठीक है, अब आते हैं लेमीज थ्योरम में। ये आपने समझ लिया। अब ये लेमीज थ्योरम में ये आया कैसे है? ठीक है, अब लेमीज थ्योरम सर ये आई कैसे है, जरा इस चीज को देखो। देखो, सपोज दैट हमारे पास कोई ट्राइंगल है ABC, ABC। ठीक है, ABC। ऐसे देखो, ऐसे ना देखिए। तो देखो, लेट्स से इस तरीके से ये था F, लेट्स से F1, ये था F2, और ये था F3। ठीक है, F1 का ये अल्फा रहेगा, ये बीटा ले लिया, और ये
गामा ले ली, ठीक है। अब इन तीनों से ही ट्राइंगल बनाओ, क्या बनाओ, ट्राइंगल। तो ये क्या होगा, F1 इस डायरेक्शन में था, F2 ऐसे था, बोलो, और F3 ऐसे था, बोलो, एक ट्राइंगल बना। तो लॉ ऑफ साइन लगाएंगे इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल। सो दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज F3। जरा ध्यान से देख के बताओ, F2 और F3 के बीच में कितना एंगल है, बोलो, F2 और F3 के बीच में, बोलो। सो दिस इज F2 है ना, दिस इज F3। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, बताओ। ये वाला वेक्टर यहाँ पे रख दिया जाए, F2 वेक्टर इधर रख दिया जाए, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, अल्फा। देखो, F2 और F3, F2 F3 कितना एंगल है, अल्फा। अच्छा, F3 एंड F1 के बीच में कितना एंगल है, F3 एंड F1 के बीच में कितना एंगल है, बोलो, बीटा, है ना। और F1 और F2 के बीच में कितना एंगल है, देखो, F1 और F2 के बीच में कितना एंगल है। इसको आगे बढ़ा दोगे तो ये बनेगा हमको गामा, ठीक है। तो अगर ये अल्फा है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितनी हो जाएगी, पाई माइनस अल्फा। ये बीटा है तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस बीटा। और ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस गामा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो लॉ ऑफ साइन क्या कहता है ट्राइंगल के लिए, दिस साइड, देखो ध्यान से, F1 अपॉन इसके जस्ट ऑपोजिट वाली इसके जस्ट ऑपोजिट वाला एंगल क्या रहेगा, पाई माइनस अल्फा। क्लियर हुआ ये, ठीक है। F1 अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, F2 और इसके जस्ट ऑपोजिट वाला एंगल क्या है, साइन पाई माइनस बीटा। दिस इज इक्वल टू F3 इसके जस्ट ऑपोजिट वाला एंगल साइन पाई माइनस गामा। और तुम्हें पता है कि साइन की वैल्यू पाई माइनस थीटा वही होती है ऐसे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये क्या बन जाएगा, F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ये है लेमीज थ्योरम, यहीं से निकाली है। लॉ ऑफ साइन लगाया गया है ट्राइंगल, लॉ ऑफ साइन लगाया गया है ट्राइंगल। अंडरस्टूड, कोई दिक्कत। चलो, अब मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम देता हूं, उसी प्रॉब्लम से तुमको क्या यूज करना है, इस लेमी थ्योरम को यूज करना है, और फिर आपको यूज करके बताना है कि क्या आपसे जो पूछा गया था वो निकल आया कि नहीं निकल आया। देखो, अ मास ऑफ 6 kg सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर। ध्यान से देखो, एक रिजिड सपोर्ट है, इस रिजिड सपोर्ट में 2 मीटर की एक रस्सी है, तो 1 मीटर तो ये है, 1 मीटर ये हो गया, बोलो, 2 मीटर की रस्सी है, इसमें एक मास लटकाया गया है कितने केजी का, सर 6 kg का, बोलो। और इसके जस्ट बीच बीच में रस्सी के जैसे ऐसे लटकी रही होगी, तो इसके बीचों बीच मतलब 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया गया है 50 न्यूटन का। कितने न्यूटन का, 50 न्यूटन का। व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द एंगल द रोप मेक विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, बताओ। इक्विलिब्रियम में ये एंगल कितना होगा, ये तुमसे पूछा जा रहा है। टेक g इज इक्वल टू 10, टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस इतना सा क्वेश्चन है। चलो बताओ, ये एंगल निकालना है थीटा कितना होगा।
तो समझ में आ रहा है ये? कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, पहले मैं ये देखूंगा इस पॉइंट पर 3 फोर्स लग रहे होंगे, ठीक है? कौन कौन से? एक तो इस वेट जो mg है, तो देखो नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, बोलो, ठीक है? तो इस पर एक तो फोर्स हो जाएगा कौन सा, लेट्स से ये वाला पॉइंट है, तो ये हो जाएगा लेट्स से इस रस्सी में T2 टेंशन है, इस रस्सी में T1 टेंशन है, टेंशन मतलब तनाव। तो अगर T1 T2 है तो यहां पर भी T2 रहेगा। अगर रस्सी सेम है, याद रखना रस्सी सेम है तो टेंशन सेम रहेगा। और वो रस्सी कैसी होनी चाहिए, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। कैसी? मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। मान लिया कि रस्सी है, मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, तो यहाँ पे T2 है तो यहाँ पर भी T2 रहेगा। सिमिलरली इस रस्सी में T1 टेंशन रहेगा। तो तुम देख रहे हो इस पॉइंट के अबाउट 3 फोर्सेस लग रहे हैं कुछ इस तरीके से। इधर पर एंगल कितना है, 90, बोलो कितना है, 90। इस पॉइंट पर एक ऐसे लाइन खींच लो और एक ऐसे लाइन खींच लो, तो ये हो जाएगा क्या, T1। इधर ये थीटा है तो ये देखो Z बन रहा है, तो ये भी अल्टरनेट एंगल से थीटा हो जाएगा। तो इधर पर ये इधर डायरेक्शन कौन सा लेगा, T1 कॉस थीटा कॉम्पोनेंट, इधर आ जाएगा T1 साइन थीटा। बोलो आ रही बात समझ में? अच्छा, अब तो एक काम कर लेते हैं, ये चीज निकालने के लिए तो F किसको बैलेंस कर रखा होगा, बोलो F इज इक्वल टू क्या होगा, T1 साइन थीटा, बोलो। और ये वाला जो कंपोनेंट है वो किसको बैलेंस करेगा, T2 को, तभी तो ये पॉइंट इधर उधर नहीं खिसक रहा है। तो हम कह सकते हैं T1 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2, बोलो। और जरा ध्यान से देखो, इस बॉडी के लिए अगर FBD लगाएं तो T2 किसके बराबर होगा, mg फोर्स। m कितना दे रखा है, 6 kg, तो आपको पता चल गया T2 कितना है, 60 न्यूटन, बोलो यहां रख दो। तो T1 cos थीटा इज इक्वल टू 60 न्यूटन। अब अच्छा देखो, यहां से T1 निकालो, कितना आएगा, F अपॉन साइन थीटा। ये वैल्यू उठा के कहां रखी जाए, यहां पे, F अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 60। F हमें पता है कितना है, 50। 50 अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 60। या ऐसे कह सकते हो 50 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा। कट गया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 5/6। तो थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 5/6। ठीक है, आया? और एक और तरीका, ये 90 था, बोलो ये 90 था, ये 90 हो जाएगा, और ये पूरा कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा, बोलो। और ये वाला पूरा एंगल कितना होगा, बताओ, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस 90, है ना? तो हम इसको 90 माइनस थीटा और प्लस 90, या एक काम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा। क्यों, ये थीटा है ना, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते थे कि F अपॉन साइन 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू T1 अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन 90 माइनस 90 प्लस थीटा।
लेबिस थ्योरम इधर से भी कैलकुलेट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा बोलो, एफ अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू T1। तो T1 का हमारा कोई रोल ही नहीं है यार, है ना। T1 तो हमको कुछ पता ही नहीं दे, कुछ मिल ही नहीं रहा, तो उसको इसको हटा दो या लिखा भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। साइन 91 होता है इज इक्वल टू, ये देखो T2 अपॉन ये बन जाएगा साइन 90 प्लस थीटा बन जाएगा क्या, कॉस थीटा। सो यू विल गेट कि F अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू T2 अपॉन कॉस थीटा कर लेते हैं, तो ये बनेगा F अपॉन T2 इज इक्वल टू टेन थीटा। F कितना था 50, T2 किसके बराबर था mg के बराबर था, बोलो mg बोले तो 60, टेन थीटा कट गया, टेन थीटा इज इक्वल टू सॉरी टेन थीटा इज इक्वल टू 5/6, बोलो तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/6 का टेन इनवर्स कर दो, मिल जाएगा। और ये रफली अराउंड कितना होता है 39 पॉइंट, ये तुमको 39.8 डिग्री। चलो अब एक और क्वेश्चन करो यहां से, ऐसा ही एक क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करो, इस तरीके का एक रिजिड सपोर्ट है, तो ऐसा सा कुछ वेट लटका रखा है और इसका जो नीचे की डायरेक्शन में जो वेट लग रहा है तो 4 kg वेट लग रहा है। कितना लग रहा है 4 kg वेट, ठीक है। और यहाँ एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तुमको इधर T1 और इधर पे T2 निकालने हैं, इन दोनों रस्सियों में T1 T2 निकालो, फाइंड T1 एंड T2 एंड T2, ये निकालो, फाइंड T1 एंड T2। जल्दी करो, कैसे निकालोगे। अच्छा 4 kg वेट का मतलब ध्यान से सुन लो, इसका फोर्स कितना लग रहा होगा 4 इंटू 9.8 न्यूटन नीचे की तरफ। देखो ध्यान से, हम ऐसे एक लाइन खींच लेंगे, तो ये वाला एंगल अगर हमें निकालना है तो देखो ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो T1 cos 30, T1 cos 30 किसको बैलेंस करेगा 4 इंटू 9.8 को, cos 30 लिख लो यहाँ पे, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा T1 sin 30, वो किसके बराबर होगा T2 के बराबर, तो T1 sin 30 इज इक्वल टू, अब तो ये तो यहाँ से बहुत इजी था, तो T1 की वैल्यू कैसे निकालोगे 4 इंटू 9.8 डिवाइड बाई cos 30, cos 30 क्या होता है √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो T1 आ गया, आया समझ में नहीं आया, डिवाइड बाई cos 30 करोगे, cos 30 कितना होता है √3/2, तो 2 को मैंने ऊपर भेज दिया, √3/2 लिखता हुआ 2 ऊपर चला गया। अब ये वैल्यू T1 की इधर पे रख दोगे, 4 इंटू 9.8 इंटू 2 डिवाइड बाई √3, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो क्या मिल जाएगा T2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो तो T2 की वैल्यू क्या होगी 4 इंटू 9.8 डिवाइड बाई √3, इस चीज़ को कर लो आगे न्यूटन लगा दो, T1 T2 निकलेगा, बोलो क्लियर हुआ। अब एसएल अरोरा में आपको क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 5.29 से लेके 5.31 यहाँ से यहाँ तक ये सॉल्व करके लाना, ठीक है।
सॉल्व कर लेना।